हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम कंपनी डिस्कस करेंगे उसका नाम है विम्टा लैब्स लिमिटेड, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1984 में। इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी इनके वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज की वजह से जानी जाती है, जैसे फार्मा एनालिटिकल, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें ये लोग ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, ड्रग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का काम करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स की टेस्टिंग होती है। दूसरा है फूड एंड एग्री टेस्टिंग, जिसमें प्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस होता है, फूड का, वाटर का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस का। फिर है एनवायरमेंटल रेगुलेटरी सर्विसेज, जिसमें असेसमेंट्स एंड मॉनिटरिंग होती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे पावर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ऑयल एंड गैस माइनिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, जिसमें पेशेंट केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये लोग थ्रू वाइड रेंज ऑफ टेस्ट पैनल्स। नेक्स्ट जो सर्विस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स टेस्टिंग, जिसको EMI EMC टेस्टिंग भी बोलते हैं, जो कि इस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया है इस सेगमेंट में। तो EMI EMC टेस्टिंग जो है एक क्रिटिकल स्टेप होता है कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए, और इनके मैनेजमेंट ने बोला है कि इस सेगमेंट से उनको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। रिसेंट कॉल में बोला है कि इस सर्विस को वो लोग एक्सपांड करने वाले हैं पुणे और बैंगलोर में। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इंडिया का लार्जेस्ट लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, इनके पास है, जिसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। इनके नेटवर्क की अगर हम बात करें तो विम्टा लैब्स का 20 लैबोरेटरीज़ का नेटवर्क है और 9 क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पेशेंट सर्विसेज सेंटर्स है इंडिया के अंदर, जिसमें 1300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इनकी जर्नी अगर हम देखें तो 1984 में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था 500 स्क्वायर फीट था, और आज 2022 में 4 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर फुट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बसा हुआ है। 1984 में सिर्फ 6 लोग काम करते थे, आज 1300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 1984 में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 लाख का था, आज 337 मिलियन का है, और इनके कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे से बढ़ गए हैं, जैसे फार्मा, बायोफार्मा, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, फूड एनवायरनमेंट, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा। और इनके रिवेन्यूज़ अगर हम देखें तो 1984 में 1.5 लाख के करीब थे, और 2022 में 2783 मिलियन तक पहुंच गए। एंड आई होप कि ऐसे ही ग्रोथ हमें आगे भी देखने मिले। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी ने 25 ईयर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है FSSAI के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जून 2021 में, टू सेट अप, ऑपरेट एंड ट्रांसफर द नेशनल फूड लैबोरेटरी। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सटेंड हो सकता है बियॉन्ड 25 ईयर्स, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। इनके कैपेक्स की अगर हम बात करें, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो हैदराबाद में स्थित जो लैब स्पेस है उसको एक्सपांड करने का प्लान हुआ है और 60 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का मैनेजमेंट ने बोला है, जिसकी मदद से 1,40,000 स्क्वायर फीट ऐड होगा, और इनके पास ऑप्शन है उसको 2 लाख स्क्वायर फीट तक एक्सपांड करने का। इस एक्सपांशन की मदद से इनका कैपेसिटी डबल होगा, ऐसा इनके मैनेजमेंट ने बोला है लेटेस्ट कॉल में। इनके रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो सर्विस वाइज टेस्टिंग एंड एनालिसिस से 99.2% रेवेन्यू जनरेट होता है, अदर से 0.8। लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से 25.4% आता है और इंडिया से 74.6। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू 15% CAGR रेट से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो 29.2% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो कि नेट इनकम होता है, वो 14.8% से बढ़ा है। अभी हम इनके रीसेंट क्वार्टर, जो कि था Q2 FY23, इसके हाइलाइट्स अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टोटल इनकम इनको जनरेट हुआ है 806.2 मिलियन इंडियन रुपीज़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 177.6 मिलियन। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 22.5% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। EBITDA मार्जिन्स 143 BPS पॉइंट से एक्सपैंड हुए, और EPS डाइल्यूट हुआ है 5.85 रुपीज़ से, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.6% से अप है, और ईयर ऑन ईयर 35.7% से अप है। अभी हम देखते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि 2025 तक इनके रेवेन्यूज़ 500 करोड़ क्रॉस करेंगे, और ये पॉसिबल होगा वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड ग्रोथ ड्राइवर्स की मदद से, जैसे फेवरेबल मार्केट्स, मोमेंटम इन मार्केट्स, और जो ग्रोइंग डिमांड है कोविड के बाद जो डिमांड बढ़ा है सेफ्टी एंड क्वालिटी का, उसकी वजह से इनका ग्रोथ हो सकता है। बाकी है इनके कोर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जैसे ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, सर्विसेज में इनोवेशंस ला रहे हैं, नए मार्केट्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं एक्सेट्रा। बाकी है इनके कोर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा। ये सब तो हुआ बिजनेस के बारे में अच्छी बात है। अब इनके रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, पहला रिस्क है इनके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू
अगर इनके कॉम्पिटिटर्स ने सेम सर्विस लेस प्राइस पे प्रोवाइड करी तो इनका मार्केट शेयर कम हो सकता है ड्रास्टिकली। सेकेंड रिस्क है जो इनपुट मटेरियल है उसके प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो इनके मार्जिन्स पे असर पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अभी फाइनेंशियल्स देखते हैं, नंबर्स देखते हैं कंपनी के। 1039 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस चल रहा है 470 रुपीज, स्टॉक का पी है 21.4, जो कंपेयर करते हैं अगर इंडस्ट्री पी से 24.9 तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.4% का काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6%, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें 31% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स 12.4%, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.07, काफी कम है, मतलब कर्जा इनके पास बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे तो 79 करोड़ का सेल हुआ है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से कोई ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है, बट सितंबर 2022 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 5.93% का ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है कंपनी, और मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, 30% के अबव, बहुत ही अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से जनरेट हो रहा है, और मार्जिन्स जैसे मैंने बोला 30% के अबव, बहुत ही बढ़िया। नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो 12% 10 ईयर्स, 12% 5 ईयर्स, 9% 3 ईयर्स। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 20%, 3 ईयर्स 12%, 5 ईयर्स 13%, गुड नंबर्स। बैलेंस शीट पे नजर डाले, रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे इनका एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे, और बोरोइंग्स इनके काफ़ी कम है, और 2021 के हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया अपने बोरोइंग्स, जो कि कंपनी को री रेट कर सकता है और ग्रोथ अच्छा खासा हमें दिख सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे अगर हम नजर डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी धीरे धीरे जनरेट हो रहा है। छोटी कंपनी के लिए ज़्यादा कैश फ्लो हमें जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखे तो एसेट्स परचेस किए हैं, मतलब खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी पैसा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्होंने रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने 50% कर्जा खत्म किया है, तो यहाँ पे बोरोइंग्स थी 30 करोड़ और 15 करोड़ के बोरोइंग इन्होंने हटा दिए, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड पे अगर हम नजर डालें तो पहले कंपनी 4 करोड़ का इंटरेस्ट भरती थी और आज वो 0.78 हुआ है, तो कंपनी के प्रॉफिट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। डिविडेंड्स भी दे रही है, और नेट कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत है। रेशियोज की बात करें तो इन्वेंटरी डेज इंप्रूव हो रहे हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है थोड़ा, और वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो मार्च 2019 में 21% थे, मार्च 2020 और उसके बाद कोविड की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और 2022 में कंपनी का ROC 24% से बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोमोटर्स के पास काफ़ी कम स्टेक है, 37.46%, तो ये एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। बट जो अच्छी बात है कि कंपनी ने उसके बाद कोई अपना स्टेक बेचा नहीं है, कांस्टेंट है। बट सेकंड लाइन पे कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। FIIs जो है इस कंपनी में धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, और DIIs भी धीरे धीरे अपना स्टेक इसमें बढ़ा रही है, तो बड़े प्लेयर्स के रडार पे ये कंपनी आ रही है, जो कि अच्छी बात है, मतलब हमें ग्रोथ दिख सकती है फ्यूचर में, तो ये भी एक मेजर चीज़ है। अभी देखते हैं टेक्निकल्स। कंपनी का चार्ट देखे, लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है अप ट्रेंड में। मीडियम टर्म चार्ट देखे तो इस एरिया में मेजर कंसोलिडेशन, इसी एरिया में स्टॉक घूम रहा था पिछले 1 साल से, और फिर रिसेंटली स्टॉक ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया 9% के अपवर्ड मूव से, और अभी होगी प्रॉफिट बुकिंग, तो स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और RSI के हिसाब से स्टॉक ओवरबॉट है, तो स्टॉक अभी करेक्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है। बट बाकी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन ज़रूर होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो जैसे ही स्टॉक अगला रनअप चालू करेगा आप फ्रेश बाय कर सकते हो, या तो आप 480 के लेवल्स जब क्रॉस करे तब आप फ्रेश अक्यूमुलेशन कर सकते हो। बट कंपनी अभी छोटी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ, बाकी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास बहुत कम स्टेक है इसका, तो ये एक मेजर रिस्क होता है। और बाकी मैंने रिस्क फैक्टर्स के बताए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप इन्वेस्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।